नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम को लिया। इस वीडियो में हम हिंदी के विकारी शब्द क्रिया को लेंगे। क्रिया क्या है? क्रिया शब्द होता है किसी काम का करना या होना। जो भी काम हम लोग करते हैं वह क्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा देखिए कि किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। समझिए इसको। पढ़ना, खेलना, कूदना, गाना, यानी इन सबके धातु शब्दों के साथ में हमने ना लगा दिया तो वह क्रिया बन गई। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होने के साथ साथ संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। यानी लिंग परिवर्तन हो गया, वचन परिवर्तन हो गया, काल परिवर्तन हो गया तो इनके साथ में संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, खेलता है, खेलती है, लिखता है, लिखती है। लिंग परिवर्तन हो गया। एक वचन और बहुवचन होता है, उसके साथ में भी क्रिया परिवर्तित हो जाती है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी काम करेगा, सजीव काम करेगा, उसे ही हम कर्ता कहेंगे। अब क्रिया शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनसे किसी कार्य या काम के होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है उस कार्य का बोध करवाने वाले शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। यानी कोई भी काम करना या होना क्रिया कहलाती है। हो रहा है, हो रहा था या होगा। भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में जो भी है वो काम हो रहा है, हो गया या होने वाला है, ये सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। किसी वाक्य में कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है उस कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे कर्ता हो गया, राम खाना खा रहा है, तो राम कौन हो गया? कर्ता हो गया। और राम क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है, तो ये क्रिया शब्द कहलाता है। क्रिया शब्द के उदाहरण देख लीजिए आप। खेलना, ये क्रिया हो गई। आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, नहाना, ये सभी क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया 3 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण और काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। यहाँ आप ये याद रखिएगा कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम आप लेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है उसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है, जो कर्म होता है वो प्रधान होता है, वही सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन सी? सकर्मक शब्द स और कर्मक से मिलकर बना होता है। सकर्मक यानी सकर्मक, जहाँ स उपसर्ग का अर्थ साथ में तथा कर्म का अर्थ कर्म के होता है। यानी स यानी साथ में और कर्मक यानी कर्म के। समझ में आया? स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म के। आसान भाषा में कहे तो वे क्रिया जिनके साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, अर्थात बिना कर्म के वाक्य का संपूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं होता है, वही सकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्म होगा तभी उसका भाव प्रकट होगा। अब मैं लिखूं राम है। अब राम क्या है? राम खाता है, खेलता है, आता है, जाता है। कर्म के बिना कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन हम कहेंगे राम आता है। आता क्या है? क्रिया है। राम खेलता है, सीता आती है, तो ये जो क्रिया आ जाती है साथ में, ये सकर्मक क्रिया कहलाती है।
अब सक्रिय क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। गीता चाय बना रही है, महेश पत्र लिखता है, हमने एक नया मकान बनाया, वह मुझे अपना भाई मानती है, राधा खाना बनाती है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। क्या कर्म पर पड़ रहा है कि गीता क्या कर रही है, चाय बना रही है, महेश क्या कर रहा है, पत्र लिखता है, हमने एक क्या क्या क्या, क्या नया मकान बनाया, वह मुझे क्या अपना भाई मानती है। यानी सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, ना कि कर्ता पर। कर्ता पर गीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर। अतः यहाँ संक्रामक क्रिया है, यानी कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कर्ता कौन है, करने वाला। कर्म क्या है कि जो वह कर रहा है वही क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे। सबसे पहले आपको वाक्य में क्रियापद से पहले क्या लगाकर वाक्यों को सवाल की तरह पढ़ना है। कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया की जगह हम क्या लगा दें और वह प्रश्न बन जाता है और उसका उत्तर क्रिया के रूप में आता है, तो वही सकर्मक क्रिया होती है। यदि आपको जवाब नहीं मिलने तो यकीनन वह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं होता। जैसे रमेश खाना बना रहा है, अब मैं खाना जो है क्रिया है उसकी जगह लिख दूं रमेश क्या बना रहा है, तो इसमें उत्तर हमेशा क्रिया आता है कि रमेश खाना बना रहा है ना। रमेश क्या बना रहा है, तो खाना, सीधा क्रिया आ गया। इस वाक्य में हम क्रियापद बना रहा है से पहले क्या लगाकर वाक्य को पढ़ते हैं। रमेश क्या बना रहा है, इस सवाल का जवाब होगा क्या, खाना बना रहा है। तथा इस वाक्य में बना रहा है सकर्मक क्रिया है। समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में लिखें, और समझ में आया तो भी कमेंट में लिखें। सकर्मक क्रिया के भेद कौन से होते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला भेद हम लेके सकर्मक क्रिया का। पूर्ण सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म के अतिरिक्त कोई भी पूरक शब्द नहीं होता है, उस क्रिया को पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश ने घर बनाया, बच्चा पी रहा है, कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, उसी ने बोला था, राम ही सदा लिखता है, राम एक नया मकान बना रहा है। अब इसमें देख लीजिए, छात्र, कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ लिख दिया, उसी ने बोला, क्या किया, क्रिया तो बोला, लेकिन ने जो है इसमें हमारे पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। राम ही सदा, अब लिखता तो है ही, लिखता क्रिया है, लेकिन सदा साथ में आ गया, इसलिए यह पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी उदाहरणों में कर्म के साथ किसी भी तरह का पूरक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, अतः यहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया है। अब दूसरा है पूर्ण सकर्मक क्रिया के भेद। पूर्ण सकर्मक, पहले हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी, अब हम पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया क्या है, यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म करने वाला ओनली वन, एक होता है, वही एक कर्मक क्रिया होगी। जो कर्म क्रिया करने वाला है, यानी काम करने वाला, कर्म यानी काम करने वाला यदि एक व्यक्ति है तो वो एक कर्मक क्रिया होगी। विजय भोजन बना रहा है, विजय एक है इसलिए एक कर्मक क्रिया। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, अध्यापक एक है इसलिए एक कर्मक क्रिया। बच्चों ने चित्र बनाए, शंकर ने केले खरीदे, शंकर एक है इसलिए एक कर्मक क्रिया। श्याम ने एक फोन खरीदा, मैंने कपड़े धोए। अब द्विकर्मक क्रिया क्या है कि यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी काम तो करने वाला एक है लेकिन दो काम कर रहा है। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिला रही है, अब इसमें दो कर्म हो गए गौण रूप से। कौन से, माँ और बच्चा, दो कर्म करने वाले आ गए, माँ और बच्चा, और काम क्या है, एक, भोजन खिलाना। मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, मैं और आपको, दो आ गया।
अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पहले में दो कर्म हो गए, माँ और बच्चे। दूसरे में मैं आपको, यानी दो कर्म हो गए। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, इसमें भी दो कर्म हो गए, एक तो प्रधान कर्म हो गया और एक गौण कर्म हो गया। राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, राम एक कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया राम, और कृष्ण हो गया गौण कर्म। मैंने साबुन से कपड़े धोए, ये मैंने साबुन से, अब इसमें दो कर्मक हो गए। शंकर ने बाजार से केले खरीदे। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त भी किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती हो तो उस क्रिया को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। चार क्रियाएं मानना, समझना, चुनना और बनाना सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। आसान शब्दों में कहे तो अपूर्ण संपर्क क्रिया में पूरक शब्दों के बिना काम पूर्ण होना नहीं पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल आपको कोई और पढ़ाएगा, यानी मानना, आपको समझना, समझ लो, चुन लो, ये शब्द क्या है, एवं बनाना, ये हमेशा क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। इसके उदाहरण देखिए कि नवीन सचिन को चतुर समझता है, यानी यहाँ पे समझना अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। वह मुझे अपना भाई मानता है, हमने सुमेर को समिति का अध्यक्ष बनाया, वह अपने आप को हिटलर समझता है, रमेश महेश को अपना दुश्मन समझता है, देश ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना था। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि चतुर, भाई, अध्यक्ष, हिटलर, दुश्मन है, प्रधानमंत्री पूरक शब्द है। आपको समझ में आया? वापस समझाएं, समझ में आ गया? ठीक है, अतः यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अब है अकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। कोई भी वाक्य बन रहा है, उसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अतः अकर्मक क्रिया के साथ कर्मक प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक शब्द अ और कर्मक से बनना है, जैसे सकर्मक बना है स और कर्मक से, अकर्मक बना है अ और कर्मक से मिलकर बनना है। जहाँ अ उपसर्ग का अर्थ बिना, अ का मतलब बिना ही होता है, यानी है ही नहीं, है ना। अ स यानी हाँ, साथ में अ यानी उसके बिना, तथा कर्म का अर्थ होता है, कर्मक का अर्थ हमेशा कर्म ही होता है। इसके उदाहरण है, रमेश दौड़ रहा है, मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है, मैं रात भर नहीं सोया, मुकेश बैठा है, बच्चा रो रहा है, वह जा रहा है, पिता आ रहा है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में कर्म कारक उपस्थित नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। रमेश दौड़ रहा है, मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है, इसमें क्या है कि कर्म उपकारक उपस्थित नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अब पहचाने कैसे? अब पहचान तो होनी चाहिए कि ये सकर्मक है और यह अकर्मक है, ये कैसे पहचाने? यदि किसी वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। यानी कोई वाक्य है, यदि उसमें कर्म नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है तो वो क्या है, अकर्मक, अन्यथा सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या लगाकर वाक्यों को सवाल की तरह पढ़े। एक यही ट्रिक है, सकर्मक को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि उत्तर में हमेशा क्या, प्रश्न में क्या लगा दे, उत्तर में क्रिया आ जाए तो वह सकर्मक है। यदि उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी तो वाक्य में प्रयुक्त कर्म के रूप में जवाब मिलेगा, और यदि कर्म के रूप में जवाब नहीं मिलता तो उस क्रिया में अकर्मक क्रिया है। जैसे आपको वापस अकर्मक का उदाहरण मैं आपको वापस बता रही हूँ। रमेश दौड़ रहा है, मैं एक अध्यापक था, यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में क्या लगा दो, अब रमेश क्या रहा है तो इसमें उत्तर दौड़ रहा थोड़ा ना आएगा। यदि मैं लिखूं कि रमेश क्या कर रहा है तो रमेश दौड़ रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो यह अकर्मक क्रिया है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया कौन सी होती है? एक सामान्य क्रिया,
दूसरा सहायक क्रिया, तीसरा प्रयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, छठा सजातीय क्रिया, सातवां कृदंत क्रिया और आठवां नामधातु क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर आप याद रखना कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। पहली है सामान्य क्रिया। यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। काम भी एक और करने वाला भी एक होता है और जो काम कर रहा है वह भी एक ही होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, एक कर्ता और एक क्रिया। कर्ता कौन सा है, रवि, क्रिया पुस्तक, एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक रवि, एक व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा है। यानी कर्ता है रवि और कार्य है पुस्तक, यानी क्रिया भी पुस्तक है, करने वाला भी एक है और कर्ता भी एक है। श्याम आम खाता है, इसमें पहले में पढ़ता है क्रिया आ गई, इसमें खाता है क्रिया आ गई, लेकिन श्याम जो है एक करता है, आम खाता है, आम भी एक है। श्याम जाता है, राधा आई, विजय गया, इसमें क्या है, इसमें एक कार्य और एक ही क्रिया पद होता है। अब है सहायक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिचायक होती है। जैसे रवि पढ़ता है, यानी कौन से काल में है, ये है ना, रवि पढ़ता है। अब ये है जो है उसकी सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। रवि पढ़ता है, ये जो है वो सहायक क्रिया है का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि वर्तमान में हो रहा है। अगर इसकी जगह था तो क्या होगा, था भी सहायक क्रिया होती थी। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, अब इसमें है भी सहायक क्रिया है। विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया है, प्रथम वाक्य में पढ़ता मुख्य क्रिया है और है इस क्रिया की सहायक करने वाला पद है। अगर है नहीं रवि पढ़ता, अब है था या होगा नहीं लगाएंगे जब तक कैसे पढ़ेगा कि रवि, पता चलेगा कि रवि वर्तमान में कोई काम कर रहा है या रवि भूतकाल में काम करेगा या रवि भविष्य काल में काम करेगा, इसका पता नहीं चलेगा। है, था या होगा के साथ पता चलता है ना। तो ये जो है, था या होगा जो मुख्य क्रिया की सहायक करने वाला पद होता है। द्वितीय वाक्य में पढ़ मुख्य क्रिया एवं ली क्या है, सहायक क्रिया पद है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य को पूरा कर रहा है। यानी मुख्य वाक्य के साथ में है पढ़ के साथ में ली जो लिखा होगा वह इसकी सहायक क्रिया, पढ़ना क्रिया होगी और पढ़ ली उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। अब है संयुक्त क्रिया। वह क्रिया जो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है। जैसे रजनी ने खाना खा लिया, अब खाना और खा लिया, खा हो गया खाना हो गया, दो क्रियाएं हो गई। मैंने पुस्तक पढ़ ली, अब पुस्तक क्रिया हो गई, पढ़ ली भी क्रिया हो गई। शंकर ने खाना बना लिया, अब खाना भी क्रिया हो गई, बनाना भी क्रिया हो गई। यानी दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बन रहा है। प्रथम वाक्य में खाना एवं खा लिया मिलकर एक क्रिया बना रहे, अतः खाना खा संयुक्त क्रिया होगी। द्वितीय वाक्य में पढ़ एवं डाली मिलकर एक क्रिया बना रहा था, पढ़ डाली संयुक्त क्रिया होगी। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रिया जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी को काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, किसी वाक्य में कोई व्यक्ति किसी को काम करने की प्रेरणा दे रहा है, वही प्रेरणार्थक वाक्य कहलाते हैं। समझ में आया आपको? कोई भी कर्ता खुद काम करने की बजाय दूसरे को प्रेरणा देके कह रहा है कि आप ये काम करो, आपको ये काम करना चाहिए, तो वह ही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से हो सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वह सदैव सकर्मक ही होती है। प्रेरणार्थक वर्ग होता है वह सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है, लेकिन जब वह हम प्रेरणार्थक शब्द बना लेते हैं और पंक्ति में प्रयुक्त हो जाता है तो वो हमेशा सकर्मक होता है। उदाहरण के लिए रतन महेश से पत्र लिखवाता है। रमेश क्या कर रहा है? महेश से पत्र लिखवा रहा है, वो उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुम पत्र लिखो। सविता कविता से
कपड़े धुलवाती है। अब सविता कविता को कपड़े धुलवाने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए प्रेरणार्थक है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यानी अध्यापक प्रेरणा दे रहा है बच्चों को पाठ पढ़ने के, इसलिए प्रेरणार्थक हो गया। रवि माँ से खाना बनवाता है, यानी रवि प्रेरणा दे रहा है माँ को खाना बनाने की। शंकर विजय से साइकिल चलवाता है, यानी शंकर विजय को प्रेरणा दे रहा है, इसलिए ये प्रेरणार्थक हो गए। समझ में आया आपको? इन सभी इसी तरह शेष तीनों उदाहरणों में भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता और एक प्रेरित कर्ता, यानी काम कर प्रेरणा देने वाला और प्रेरणा लेने वाला। समझ में आया आपको? एक तो प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरणा लेने वाला। जैसे महेश माँ से खाना बनवा रहा है, यानी महेश प्रेरक हो गया और माँ क्या होगी? प्रेरित करता होगी। प्रेरक करता वह करता जो क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता वह करता जो क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हो तथा उनमें एक क्रिया पहले संपन्न हो गई हो। अब आपको कोई वाक्य ऐसा बता दे जिसमें दो क्रियाएं हैं, लेकिन एक क्रिया पहले हो गई थी और एक अब चल रही है। पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले हो गई है, एक साथ आई है, लेकिन उनमें से एक क्रिया पहले हो चुकी है। मूल धातु के साथ कर प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे आपको बताते हैं कि विकास पढ़कर सो गया, यानी ये हो गया है, काम पहले से हो गया है। क्या क्या करके? पढ़कर सो गया है। पढ़ना क्रिया है, लेकिन कर लगा दिया तो ये क्या हो गई आपके? पूर्वकालिक क्रिया, यानी हो चुकी है। पूर्व यानी पहले। समझ में आया? पूर्व का मतलब पहले, काल यानी समय, कालिक यानी पूर्व समय में जो काम हो गया है वो वाक्य पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। विकास पढ़कर सो गया है, वह नहा कर चला गया, यानी उसने नहा लिया है। विजय ने खाना खाकर चाय पी ली है, यानी उसने चाय पी ली है, कंप्लीट कर चुका है वो अपने। सीता नहाकर मंदिर जाएगी, या श्याम खेलकर नहाने जाएगा। प्रथम वाक्य में पढ़कर एवं सो गया दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त हुई है, जिसमें से पढ़कर पहले संपन्न हो चुकी है। इस वाक्य में पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरह आप अन्य उदाहरण को समझ सकते हैं। अब है सजातीय क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो। अब देखिए, इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हो, एक साथ प्रयुक्त हुए हो तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बना है। भारत ने लड़ाई लड़ी। अब है कृदंत क्रिया। वे क्रिया है जो क्रिया पदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल धातु के साथ में प्रत्यय लगा दिया, चलना, चलता, चलकर। लिख धातु से प्रत्यय लगा दिया, लिखना, लिखता और लिखकर, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? कृदंत क्रिया। अब है नाम धातु क्रिया। आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से होती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, देखिए वापस, आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है। पढ़ना, लिखना, पढ़, लिख जो धातु होती है ना, ये सब इन धातुओं से होती है। संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से होती है, तो उस क्रिया को नाम धातु कैसे कहते हैं। जैसे अपना सर्वनाम है और ना उसको धातु लगा दिए तो अपनाना। चमक संज्ञा प्लस ना लगा दिया तो क्या हो गया? चमकना या चमकाना। काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। काल तीन होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वैसे ही क्रिया भी तीन प्रकार की हो जाएगी। भूतकाल में वो जो हमने कर ली है, अभी जो हम कर रहे हैं, और जब हम भूतकाल में करेंगे, जो हमने भूतकाल में कर ली है, जो हम वर्तमान काल में कर रहे हैं और जो भविष्य काल में करेंगे। तीनों ही क्रियाएं तीनों ही कालों में की जाती है। इसलिए
काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहले भूतकालीन क्रिया यानी जो हम कर चुके हैं, था या थी लग जाए, किसी काम के साथ में था या थी लग जाए तो वह भूतकालीन क्रिया हो जाएगी। वह ऐसे कर रहा था, वह ऐसे कर रही थी, वह जा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वह आ रहा था, वह जा रहा था, यानी था या थी लग जाए। वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालीन क्रिया कहते हैं। जो पहले ही हो चुकी है, विकास ने पुस्तक पढ़ ली थी, रमेश सुबह ही चला गया था। भूतकालीन क्रिया के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकालीन क्रिया, आसन भूतकालीन क्रिया, पूर्ण भूतकालीन क्रिया, संदिग्ध भूतकालीन क्रिया, अपूर्ण भूतकालीन क्रिया और हेतु मध्य भूतकालीन क्रिया। पहला हम लेंगे सामान्य भूतकालीन क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है लेकिन कार्य के पूर्ण होने का निश्चित समय का पता नहीं होता है, क्रिया के उस रूप को सामान्य भूतकालीन क्रिया कहते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है कि देखिए, वापस ध्यान दीजिए, कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है लेकिन कार्य के पूर्ण होने का निश्चित समय का पता नहीं होता। अब काम हुआ तो था लेकिन कब हुआ उसका पता नहीं है, तो वह क्या है? भूतकालीन क्रिया। वापस देखिए, काम हुआ उसका तो पता है लेकिन कब हुआ वह पता नहीं चले तो वह सामान्य भूतकालीन क्रिया होती है। यदि किसी वाक्य के अंत में या ये आ ए ई आया हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे नवीन ने खाना खाया, अब उसने क्रिया कर तो ली, खाना खा तो लिया, कितने बजे खाया वो पता नहीं है, तो यह सामान्य भूतकालिक क्रिया। रमेश ने पानी पिया, रमेश ने पानी पी तो लिया लेकिन कब पिया पता नहीं। महेश ने चारपाई बनाई लेकिन कब बनाई पता नहीं। विक्की ने शराब पी लेकिन कब पी, रात में पी या दिन में पी पता नहीं। अब है आसन भूतकालिक क्रिया। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ समय पूर्व ही समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अब आपके सामान्य भूतकालिक क्रिया में काम कब हुआ उसका पता नहीं है लेकिन आसन भूतकालिक क्रिया में काम अभी हुआ है, जस्ट, जो हम बोलते हैं ना जस्ट अभी खाना खा के आया हो, है ना, वो जो जस्ट है ना वही आसन भूतकालिक क्रिया है। जैसे यदि किसी वाक्य में के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है या ये आ ए ई के साथ में है और है प्रयुक्त किया गया हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आसन भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे नवीन खाना खा चुका है, उसका पता है कि खा लिया है उसने। रमेश ने पानी पिया है, महेश ने चारपाई बना ली, बच्चे स्कूल चले गए, मैं नाच चुका हूँ, उसने फल तोड़ा है। इसमें समय का पता है। अब है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पूर्व समाप्त होने का बोध होता है वह पूर्ण भूतकालिक क्रिया है, यानी बहुत पहले हो चुका था। जो काम हम कहते हैं ना बहुत पहले हो चुका हो, जो जस्ट हुआ हो वो तो होता है आपके आसन भूतकालिक, और जो वो कब का हो चुका है बहुत पहले का वह क्या होता है? पूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे नवीन खाना खा चुका था, आप भाई कब हम गए या वो पहुंचा था, वो आया था, उससे पहले नवीन खाना बहुत पहले खा चुका था। रमेश ने पानी पी लिया था, बहुत पहले पी लिया था, है ना था। रमेश ने चारपाई बना ली थी, बच्चे स्कूल गए थे। अब है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय का बोध होता है। अब काम हुआ, भूतकाल में काम हो गया, कल हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ, हो गया, नहीं हुआ, उसका पता नहीं है, निश्चित नहीं है वह, तो वह संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ये या आ हो जाए या होगा, होगी, होंगे प्रयुक्त हो जाए तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे नवीन खाना खा चुका होगा, अब उसका मतलब संदिग्ध है, खाना खा चुका, खा लिया होगा या नहीं खाया होगा, उसका कंफर्म नहीं हो। जो चीज़ कंफर्म नहीं होती है वह संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। रमेश ने पानी पी लिया होगा, महेश ने चारपाई बना ली होगी, बच्चे स्कूल गए होंगे। अब है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। नाम से पता चला है जो पूरा नहीं होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण क्रिया
कालिक क्रिया कहते हैं, यानी काम चल रहा है, न तो पूरा हुआ है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है या चल रहा था, है ना। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, करता था, करती थी, करते थे आ रहा हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए जैसे नवीन खाना खा रहा था, है ना, ये क्या है, पूरा नहीं हुआ था, उसने फिनिश नहीं किया था खाना। सीता सो रही थी, यानी सोकर उठी नहीं थी, वह बचपन में बहुत शरारत करता था, है ना। हम खेत में जाया करते थे, अब उसका कोई निश्चित नहीं है ना, जो ऐसा चल रहा था काम, ऐसा करते थे हम लोग, वो हो गई अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय के साथ कोई शर्त प्रयुक्त हो, क्रिया के उस रूप को हेतु हेतु मद क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्या लिखा हुआ है इसमें, समय के साथ कोई शर्त प्रयुक्त हो, बीते हुए समय के साथ में कोई शर्त प्रयुक्त हो, शर्त होनी चाहिए। क्रिया के उस रूप को हम हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इस तरह के वाक्य में भूतकाल में होने वाली कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होती है। यदि हम पढ़ते तो सफल हो जाते। अब इसमें शर्त क्या है, पढ़ते तो, है ना, पढ़ते तो शर्त हो गई। क्या, अगर हम पढ़ते तो क्या होता है, हम पास हो जाते, है ना, कोई भी पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो ये पढ़ते तो इसमें शर्त हो गई। अगर मैं वहाँ होता तो कभी ऐसा ना होता, ऐसा कभी ना होता, मैं वहाँ होता, ये क्रिया होती है कि वहाँ होता, ये क्या है, शर्त है, तो जो भी काम हुआ वैसा नहीं होता, तो ये है हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। अब है वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान है, वर्तमान में चल रहा है, वही वर्तमानिक क्रिया कालिक क्रिया कहलाती है। वे क्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान में काम संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, ज्ञानार्थक वर्तमान कालिक क्रिया, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। सबसे पहले हम लेके सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है, क्रिया के उस रूप को सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यानी वर्तमान में जो काम हो रहा है उससे ही सामान्य कालिक क्रिया है। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आया हो, तो उस वाक्य में प्रयोग की सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जैसे रमेश खाता खाता है, अब इसमें खाता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। रवि चाय बनाता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। हम स्कूल जाते हैं जो है वर्तमान कालिक कि सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, ये क्या है, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। अब है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, यानी जो काम वर्तमान में पूरे नहीं हो रहे हैं, जिन शब्दों से पता चल रहा है कि वर्तमान में पूरे नहीं हो रहे हैं और भविष्य में पूरे होंगे, लेकिन कब होंगे उसका पता नहीं रहता है, तो वह अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो, तो क्रिया के उस रूप को अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रही हूँ, रहा हूँ में से कोई सहायक क्रिया प्रयुक्त हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जैसे रमेश खाना खा रहा है, अब वो कब से खाने बैठा है, कब तक खाएगा उसका कोई पता नहीं है, वो कब कितने समय पहले खाने बैठा था, कितने समय बाद उठेगा, अभी वो कर रहा है वो काम, तो अब पता नहीं है कब पूरा होगा, उसका निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए वह अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। सीता चाय बना रही है, वह सभी स्कूल जा रहे हैं, मैं कपड़े धो रहा हूँ। अब है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया जिसमें कार्य के वर्तमान समय में होने पर संशय का बोध होता है, क्रिया के उस रूप को संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, वह काम जिसके होने में थोड़ा संदिग्ध होती है ना, कंफ्यूजन होता है जिसको होने के लिए, वही संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया में संशय
की स्थिति जोड़ने पर संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया बन जाए। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से कोई एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया होगी। जैसे रमेश खाना खा रहा होगा, पक्का नहीं है कि वह खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, ले संदिग्ध है कि वह खाना खा रहा होगा। सीता चाय बना रही होगी, सभी सो रहे होंगे। अब है ज्ञानार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश देने का बोध हो। वर्तमान में आज्ञा या आदेश देना हो, क्रिया के उस रूप को आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। बैठ जाओ, हम किसी को आदेश देते हैं ना कि ये करो वो करो, वही आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया है। सीता अब तुम चाय बनाओ, पत्र लिखो। अब है संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में संपूर्ण क्रिया की संभावना या संशय होने का बोध होता है, क्रिया को उस रूप को संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। यानी वर्तमान में वह काम हो सकता है ना, हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं, तो वही काम संभावना होती है ना जिसकी, वही संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होती है। अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया में संशय की स्थिति जोड़ देने पर वर्तमानकालिक क्रिया बन जाती है। यदि किसी वाक्य के अंत में सहायक क्रिया के रूप में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, ये रही हो, रहे हो आदि में से किसी एक का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त किसी संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होगी। जैसे शायद रवि आया हो, है ना, शायद, तो यह संभावना है, आया हो, है ना, तो ये संभावना है, शायद और हो, ये संभावना होगी, इसलिए इसे संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। अब है भविष्यकालिक क्रिया। वे क्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध होता हो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो भी काम भविष्य में होगा वही भविष्यकालिक, जो क्रियाएं भविष्य में होगी वही भविष्य वाली क्रिया है। आएगा, जाएगा, पढ़ेगा, सोएगा, रोएगा, खाएगा, उठेगा, बैठेगा, जाएगा, ये सभी क्रियाएं, रहा होगा, रही होगी, जो भी है, ये सभी भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे वह कल जयपुर जाएगा, रमेश अगले सप्ताह घर आएगा। भविष्यकालिक क्रिया के 3 भेद होते हैं। ये पहला है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, दूसरा है ज्ञानार्थक भविष्यकालिक क्रिया और तीसरा है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। पहले हम लेते हैं सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। यानी भविष्यकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध होता हो, क्रिया के उस रूप को सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से कोई काम हो जाएगा उसे सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी आदि सहायक क्रियाओं में से कोई एक क्रिया आए हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य भविष्यकालिक क्रिया होगी। वह पुस्तक पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, हम हॉकी खेलेंगे, ये सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य तौर से हो रही है, इसलिए ये सामान्य भविष्यकालिक क्रियाएं हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखेगी आपको क्या समझ में नहीं आया। ज्ञानार्थक भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य काल में आज्ञा या आदेश देने का बोध प्रकट होता हो। यानी कोई किसी को ऑर्डर देगा, आगे आदेश देगा, तो वही आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया होती है। यदि किसी वाक्य के अंत में ईएगा सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, आप कल अवश्य आइएगा, यानी आज्ञा दे रहे। अब है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, यानी संभावना हो, जिसका क्रिया को होने की संभावना होगी कि नहीं होगी, वह संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया होती है। भविष्यकालिक क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना या संशय हो या मन में डाउट हो कि ये काम होगा कि नहीं हो, वो संशय हो, तो क्रिया के उस रूप को संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है,
सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ चाहिए आदि वाक्य हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संभाव्य भविष्यकाली क्रिया होगी। यानी उस काम को होने में संशय हो, डाउट हो। 2 दिन बाद रमेश आ सकता है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा उसका संशय है, लेकिन आ सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये भी संशय है कि क्या करना चाहिए। उसका काम जो कार्य है वह कार्य डाउट में है, संभावना है वो काम करने की। तो यह थी हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली क्रिया है। जो काम हम करते हैं, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। आपको क्रिया के बारे में हमने बताया। आपको यदि समझ में नहीं आया तो इसका हमें खेद है। आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और यदि हमसे कोई भी गलती हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.